तो मूवी की शुरुआत में हम दो नर्ड बूढ़े लोगों को देखते हैं जो आपस में बातें कर रहे होते हैं। इनका नाम हेडी और सिटरसन था और ये लोग जिस अंडरग्राउंड बेस कैंप में थे वो काफ़ी हाई टेक दिख रही थी। फिर हम वहाँ एक फीमेल टेकी को देखते हैं जिसका नाम मिस लिन था और वो इन दोनों को किसी गुप्त प्रोजेक्ट की मल्टीपल फेलियर्स के बारे में बता रही होती है। उनकी बातों को सुनकर ऐसा लग रहा था कि दुनिया में कई जगहों पर सेम प्रोजेक्ट की जा रही है एंड एटलीस्ट ये प्रोजेक्ट एक जगह पे सक्सेसफुल होना चाहिए। अब बचे थे सिर्फ दो प्लेसेस, जापान और ये बेस जो कि अमेरिका में था, एंड इन दोनों जगहों में से एटलीस्ट एक जगह पे प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होना ही पड़ेगा। अब दोस्तों ये प्रोजेक्ट क्या है इसका पता आपको इसी वीडियो में आगे लगेगा। तो नेक्स्ट सीन में हम एक यंग लड़की को देखते हैं जिसका नाम डाना था। डाना की फ्रेंड का नाम जूल्स था जिसने हाल में ही अपने बाल को डाई करके ब्लॉन्ड किया था। जूल्स के बॉयफ्रेंड का नाम कर्ट था जिसका रोल क्रिस हेम्सवर्थ ने प्ले किया है। कर्ट का एक और दोस्त भी इनके साथ था और फाइनली हम देखते हैं फिफ्थ बंदे को जिसका नाम मार्टी था और वो हमेशा पॉट स्मोक करता रहता था। इस सीन को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये 5 दोस्त किसी अनजान जगह पे घूमने जा रहे हैं क्योंकि ये लोग अपना सामान एक वैन के अंदर डाल रहे होते हैं। तो जब ये लोग वैन से निकलते हैं तो हम डाना के अपार्टमेंट की छत पे एक एजेंट टाइप के इंसान को देखते हैं जो बोलता है फील्ड इज क्लियर, वी आर राइट ऑन टाइम। एंड इस सीन को देखकर ऐसा लग रहा था कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तो इसके बाद ये पांचों वैन से चल पड़ते हैं एक केबिन की तरफ जो कि घने जंगल में बकना प्लेस नामक जगह पे स्थित था और कर्ट के कजन ने रिसेंटली उस केबिन को परचेज किया था। रास्ते में कर्ट अपने वैन को एक पेट्रोल पंप पे रोकता है जो कि क्लोज था। कर्ट का दोस्त होल्डन उस पेट्रोल पंप के अंदर जाता है जहां उसे एक अजीब सा क्रीपी आदमी मिलता है एंड दैट गाय वाज द ओनर ऑफ द पंप। ये क्रीपी इंसान इनके वैन में पेट्रोल भी नहीं देता है और वो काफ़ी रूडली बात करता है। ये पांचों दोस्त इस क्रीपी इंसान से बकना प्लेस का पता पूछते हैं और फिर वहां से निकल लेते हैं। यहाँ हम देख पाते हैं कि एक चील जो कि इसी जगह के आसपास उड़ रही थी वो चील अचानक किसी अदृश्य एनर्जी फील्ड से टकराकर मर जाती है। इस सीन को देखकर साफ साबित हो रहा था कि इस जगह पे कुछ न कुछ असामान्य जरूर है। तो इसके बाद फाइनली ये पांचों पहुंच जाते हैं उस घने जंगल में स्थित केबिन के पास जहाँ होल्डन को केबिन के अंदर एक पेंटिंग दिखती है। पेंटिंग को हटाने पर उसे एक वन साइडेड मिरर दिखता है जिसके आर पार वो सब देख सकता था। इस मिरर की दूसरी ओर डाना थी लेकिन वो होल्डन को नहीं देख सकती थी। होल्डन फौरन ही ये बात डाना को बताता है और वो दोनों रूम चेंज कर लेते हैं। इस सीन के दौरान हमें पता चलता है कि वो पूरी केबिन एंड इनफैक्ट वो पूरा एरिया टेक्नोलॉजिकली कंट्रोल्ड है जहां हर एक कमरे में कैमरास, माइक्रोफोन्स, एडवांस इक्विपमेंट्स वगैरह लगाए गए हैं जिन्हें उस बेस कैंप से वो दो नर्डी बूढ़े टेक्नीशियंस कंट्रोल करते हैं। इस कैंप में हम मिस लिन को देख पाते हैं जो कि इन टेक्नीशियंस को इस चेंबर में कुछ ऐसे सब्सटेंस छोड़ने को बोलती है जिससे जूल्स की सेक्सुअल डिजायर बढ़ जाए। उसी वक्त हेडली को किसी का कॉल आता है और ये कॉल किया था उस पेट्रोल पंप वाले क्रीपी इंसान ने और वो इन्हें बताता है कि उसने अपना काम कर दिया है। उसने इन पांचों लोगों को बिना पेट्रोल दिए केबिन की तरफ भेज दिया है। इस सीन को देखकर साफ पता चल रहा था कि इन पांचों को यहाँ लाना वॉज ए मास्टर सेटअप बाय सम सीक्रेट एंड वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन और ऐसे ही कुछ सेम ऑपरेशंस दुनिया के कई कोनों में हो रही है जो कि समहाउ फेल हो गई है। उस पेट्रोल पंप वाले की बातों से हम समझ पाते हैं कि इन पांचों की बलि दी जाएगी फॉर एंशिएंट गॉड्स। तो नेक्स्ट सीन में हम उस हाईटेक बेस कैंप के डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ को इस बात पे बेट लगाते देखते हैं कि आखिर कौन सा डीमन उन 5 लोगों को मारेगा। बेटिंग विंडो क्लोज होती है एंड सिटरसन बोलता है कि लेट्स गेट द पार्टी स्टार्टेड। इसके बाद सीन चेंज होकर आती है वापस उस केबिन की तरफ जहां ये 5 दोस्त आपस में ट्रुथ और डेयर खेल रहे होते हैं। तभी अचानक उस केबिन के बेसमेंट में जाने वाली डोर अपने आप ही खुलती है। इस घटना से सभी चौंक जाते हैं बट स्टिल वो पांचों इस केबिन के बेसमेंट में जाते हैं। वो इस बेसमेंट में पड़ी चीज़ों को देखने लगते हैं और मार्टी इन्हें बार बार इस बेसमेंट से बाहर निकलने की सलाह दे रहा था लेकिन कोई उसकी बातों को नहीं सुन रहा था। उस बेसमेंट वाले कमरे में हम अजीब अजीब चीज़ें देखते हैं जैसे कि एक स्पिनिंग बैलरीना म्यूजिकल बॉक्स जिसमें होल्डन काफ़ी इंटरेस्टेड था, एक रोटेटिंग स्फीयर जिसे कर्ट उठाता है, एक जर्नल जिसे डाना उठाती है, एक नेगेटिव फिल्म रोल जिसे मार्टी उठाता है और एक पेंडेंट जिसे जूल्स उठाती है। डाना अपने हाथ आए जर्नल को पढ़ने लगती है जो कि एना पेशेंस बकनर का था और एना अपने फैमिली के साथ इस केबिन में 1903 में आई थी। उस जर्नल में एना ने लिखा था कि उसके परिवार के मेल मेंबर्स उसको और उसकी माँ को टॉर्चर किया करते थे। एना के पिता जूडा और उसका भाई मैथ्यू ने एना को इतना परेशान किया था कि उसका एक हाथ दुर्बल हो गया था और इस डायरी में यह भी लिखा था कि अगर कोई इंसान इस डायरी में लिखे मंत्र को पढ़ेगा तो एना वापस जिंदा होकर रीडर के ऊपर कयामत ढा देगी। अब इन बातों को सुनकर मार्टी बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो डाना से इस मंत्र को ना पढ़ने की गुजारिश करता है लेकिन डाना फिर भी उस लैटिन मंत्र को पढ़ती है। मंत्र पढ़ते ही हम केबिन के कुछ ही दूर पर एना और उसके पूरे परिवार को ज़मीन के अंदर से जिंदा होते देखते हैं और ये लोग ज़ॉम्बीज़ थे।
दूसरी तरफ बेस कैंप की सीन आती है जहां हम देख पाते हैं कि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ने बेट जीत दिया है क्योंकि उन्होंने ज़ॉम्बीज़ पे अपना दांव खेला था। इस सीन में हम देख पाते हैं कि बेटिंग में कई मॉन्स्टर्स का नाम व्हाइट बोर्ड पे लिखा था, जैसे कि वेयरवुल्व्स, येटी, मरमेड इत्यादि, और मिस लिन एक न्यू सिक्योरिटी पर्सन को बता रही होती है कि ये सारे मॉन्स्टर्स ओल्ड वर्ल्ड से हैं। मीनवाइल हमें जापान में हो रहे सेम टाइप ऑफ प्रोजेक्ट की फुटेज दिखती है जहाँ स्कूल के कुछ बच्चे को एक इविल स्पिरिट डरा रही थी। तो नेक्स्ट सीन वापस आती है इस केबिन की जहां कर्ट अपनी गर्लफ्रेंड जूल्स के साथ बाहर जंगलों में जाता है और बेस कैंप से सिटरसन एंड हेडली इस सराउंडिंग में फेरोमोन्स छोड़ते हैं जिससे इन दोनों की सेक्सुअल डिजायर्स बढ़ जाती है। ऐसा होते ही दोनों एक दूसरे से फिजिकली इंटीमेट होते हैं और तभी वहां मैथ्यू बकनर का ज़ॉम्बी जूल्स के हाथ में चाकू मार देता है। कर्ट तुरंत ही इस ज़ॉम्बी पे हमला करता है लेकिन वहां बकनर फैमिली के दूसरे ज़ॉम्बीज भी आ जाते हैं। ये ज़ॉम्बीज जूल्स का सर काट डालते हैं और कर्ट वहां से किसी तरह केबिन की तरफ भागता है। दूसरी तरफ उस बेस कैंप में हेडली और सिटरसन इस दृश्य को अपने मॉनिटर पे देख रहे होते हैं और जूल्स के मरते ही वो एक लिवर खींचते हैं। इस लिवर को खींचने पे जूल्स के शरीर से निकला हुआ खून एक बोल में कलेक्ट होता है एंड देन वो खून किसी मिस्टीरियस गुफा के एक कार्व्ड आउटलाइन में फ्लो करता है। नाउ बैक टू केबिन हम देखते हैं कि कर्ट भागकर यहाँ पहुँचता है और बचे 4 लोग केबिन को अंदर से लॉक कर लेते हैं। कर्ट सभी को बोलता है कि उन्हें ये जगह छोड़कर भागनी पड़ेगी और तभी केबिन के डोर पे नॉक होती है। कर्ट और मार्टी के मना करने के बावजूद डाना डोर को खोल देती है और हम देखते हैं एक ज़ॉम्बी को जो जूल्स के कटे हुए सर को डाना के हाथ में रख देता है। डाना तुरंत ही इस सर को फेंकती है और सभी लोग मिलकर समहाउ दरवाज़ा को बंद कर देते हैं। कर्ट बोलता है कि वो चारों साथ रहेंगे और इस केबिन के सभी दरवाजे और विंडोज़ को सील कर देंगे। दूसरी तरफ मॉनिटर पे हेडली इनकी आइडियाज़ को सुनता है और उसे लगता है कि इस आइडिया से शायद ये लोग जिंदा बच जाए, इसलिए वो इस घर में एक केमिकल कंपाउंड रिलीज करता है जिससे अचानक कर्ट अपनी ही आइडिया को चेंज करके सभी को स्प्लिट होने बोलता है। सभी अपने अपने कमरे में जाते हैं और उनके जाते ही सभी कमरे का डोर लॉक हो जाता है। कमरा लॉक होने के बाद मार्टी डिस्कवर करता है कि इस केबिन को टेक्नोलॉजिकली कंट्रोल किया जा रहा है, लेकिन इससे पहले वो ये बात सभी को बताता एक ज़ॉम्बी उस पर अटैक करके उसे अंडरग्राउंड खींच ले जाता है। इसके बाद हम वापस खून को उसी गुफा के किसी और आउटलाइन को फिल करते हुए देखते हैं। अब बचे थे सिर्फ 3 लोग। ये तीनों वैन में बैठकर इस केबिन से दूर भागते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं जापान का सीन जहां वो स्कूल की बच्चियां किसी तरह का एग्जॉर्सिज्म करके उस इविल स्पिरिट को एक मेढक के शरीर में कैद कर देती है। इसका मतलब जापान इन बच्चों की बलि नहीं दे सका और उनका प्रोजेक्ट भी फेल हो चुका था। अब सब कुछ डिपेंडेंट था अमेरिका पे क्योंकि दुनिया के बाकी सारे प्रोजेक्ट्स फेल हो चुकी थी। तो इसके बाद हम वापस देखते हैं कर्ट, डाना और होल्डन को जो माउंटेन पैसेज से होकर वापस भाग रहे होते हैं, लेकिन इससे पहले वो इस ब्रिज को क्रॉस कर पाते हेडली एक बटन दबाता है जिससे ये पूरी ब्रिज ब्लास्ट होकर टूट जाती है। अब चूंकि ये लोग ब्रिज ही क्रॉस नहीं कर सकते थे, कर्ट डिसाइड करता है कि वो डर्ट बाइक से ब्रिज को जंप करेगा एंड देन वो उस पार जाकर होल्डन और डाना के लिए पुलिस हेल्प लाएगा। लेकिन जैसे ही कर्ट बाइक लेके जंप करता है वो टकरा जाता है उसी एनर्जी फील्ड से जिससे हमने मूवी की शुरुआत में एक चील को टकराते देखा था। इस एक्सीडेंट से कर्ट की भी मौत हो जाती है। इस दृश्य को देखकर डाना और होल्डन एकदम टूट जाते हैं और वो लोग वापस से इस वैन में बैठकर दूसरी ओर ड्राइव करते हैं इन होप कि उन्हें उस पार यहाँ से निकलने का कोई दूसरा रास्ता मिलेगा। लेकिन अचानक ही होल्डन पे बकनर परिवार का एक ज़ॉम्बी हमला करता है जो कि इसी वैन के अंदर छुपा बैठा था। इस हमले से वैन की कंट्रोल खो जाती है और ये वैन पास के एक लेक में गिर जाती है। डाना किसी तरह इस लेक में स्विम करके इन ज़ॉम्बीज से बचती है। होल्डन भी मर चुका था और हम व्यूअर्स सोचते हैं कि अब सिर्फ डाना ही बची है, लेकिन हम तुरंत देखते हैं कि मार्टी भी अब तक जिंदा ही था। जी हाँ दोस्तों, मार्टी के जिंदा होने की खबर उस बेस कैंप के एम्प्लॉयज को नहीं थी और वो लोग एक सक्सेस पार्टी कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब डाना को कोई ना कोई तो जरूर मार देगा एंड उनकी सेक्रीफिशियल रिचुअल पूरी हो गई। लेकिन उसी वक्त हैडली को एक कॉल आता है जिससे उसे पता चलता है कि मार्टी इज स्टिल अलाइव। दूसरी तरफ मार्टी डाना को बचाते हुए एक ग्रेव के अंदर ले जाता है जहां वो डाना को बताता है कि ये पूरी एरिया टेक्नोलॉजिकली कंट्रोल्ड है। इनफैक्ट इन ज़ॉम्बीज को भी ज़मीन पर एलिवेटर से भेजा गया था। अब जिस ज़ॉम्बी ने मार्टी पे हमला किया था उसे मार्टी ने समहाउ मार गिराया था एंड देन मार्टी डाना के साथ उसी एलिवेटर का इस्तेमाल करके अंडरग्राउंड जाता है जहाँ ये बेस कैंप स्थित था। नीचे जाते वक्त इन दोनों को कई अजीब अजीब मॉन्स्टर्स दिखते हैं और हर एक मॉन्स्टर रिप्रेजेंट करता था उन चीज़ों को जो उस केबिन के बेसमेंट में मौजूद था। इसका मतलब
डिपेंडिंग ऑन व्हाट पीपल चूज इन द बेसमेंट उनकी मौत उस मॉन्स्टर द्वारा की जाती है। दूसरी तरफ इन टेक्नीशियंस को पता चलता है कि डाना और मार्टी बेस कैंप पहुंच चुके हैं और अगर ह्यूमैनिटी को बचाना है तो डाना और मार्टी को खोजना बहुत ज़रूरी है। वहां हम एक सिक्योरिटी अटेंडेंट को देखते हैं जो डाना को गन पॉइंट पे वहां से निकलने को बोलता है, लेकिन ये दोनों चालाकी से इसी सिक्योरिटी पर्सनल को शूट करके वहां से भागते हैं। तभी उन्हें इस बेस कैंप के डायरेक्टर की आवाज़ सुनाई देती है जो अनाउंस करके बोलती है कि इन दोनों का खुद को कुर्बान करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनकी बलि दी जा रही है एज एन ऑफरिंग टू एंशिएंट गॉड्स। ये दोनों डायरेक्टर की बात नहीं सुनते हैं और डाना एक लीवर खींच देती है जिससे ढेर सारे मॉन्स्टर्स आज़ाद होकर इस बेस कैंप में काम कर रहे सभी लोगों पे हमला कर देते हैं। इस हमले में तकरीबन सारे लोग मारे जाते हैं और हम व्यूअर्स देख पाते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉन्स्टर्स को, लाइक ड्रैगन, मरमन, वेयरवुल्व्स etc। सिटरसन यहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन डाना उसके सीने में चाकू घुसाकर उसे मार देती है। तो इसके बाद डाना और मार्टी इसी कैंप के और भी नीचे जाते हैं जहाँ पे मरे हुए लोगों की खून फ्लो करती थी। यहाँ पे 5 फिगर्स कार्व थी स्टोन्स में और हर एक फिगर इन 5 दोस्तों को रिप्रेजेंट करता था। एट दिस पॉइंट इस बेस कैंप के डायरेक्टर इनके सामने आती है और वो इन्हें सारा माजरा समझाती है। तो दरअसल दीवार पे कार्व्ड 5 फिगर्स कुछ रिप्रेजेंट करती थी। फर्स्ट फिगर वाज ए होर जो कि उनके ग्रुप में जूल्स रिप्रेजेंट कर रही थी और उसको सबसे पहले मरना था। इसके बाद सेकंड फिगर थी एथलीट जिसे रिप्रेजेंट करता था कर्ट और उसे सेकंड मरना था। थर्ड फिगर वाज ए स्कॉलर जिसे रिप्रेजेंट कर रहा था होल्डन। फोर्थ फिगर वाज ए फूल जो कि था मार्टी और फिफ्थ फिगर वाज ए वर्जिन जिसे रिप्रेजेंट कर रही थी डाना। इन पांचों में डाना का मरना वाज ऑप्शनल लेकिन बाकी चारों का मरना जरूरी है एज एन ऑफरिंग टू ओल्ड गॉड्स। अब मुझे पता है दोस्तों कि आपके दिमाग में कई सवाल आ रहे होंगे, तो लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू बिफोर वी प्रोसीड इनटू द स्टोरी। एक्चुअल में एंशिएंट गॉड्स हमारी पृथ्वी पे बहुत नीचे रहते हैं इन्फिनिटी में और हर साल इनको 5 ऑफरिंग्स चाहिए इन सिमिलर फैशन। इसीलिए दुनिया में हर जगह ये प्रोजेक्ट करी जाती है जहां 5 लोगों को सैक्रिफाइस किया जाता है ताकि एंशिएंट गॉड्स को उनकी ऑफरिंग्स मिल सके। अब अगर उन्हें अपनी ऑफरिंग्स नहीं मिली तो ये ईविल जायंट गॉड्स ऊपर आ जाएंगे, अर्थात ये जमीन पर आकर हम इंसानों पर अटैक कर देंगे जिससे पूरी ह्यूमैनिटी ही खत्म हो जाएगी। तो मूवी में डायरेक्टर मार्टी और डाना को समझाती है कि सनराइज होने पर उन्हें मरना तो है क्योंकि एंशिएंट गॉड सारी ह्यूमैनिटी को खत्म कर देंगे, लेकिन अगर वो दोनों अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करते हैं तो एंशिएंट गॉड्स को उनकी ऑफरिंग्स मिल जाएगी और पूरी ह्यूमैनिटी बच जाएगी। इस बात को सुनकर डाना इन्फ्लुएंस हो जाती है और वो मार्टी को मारने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन तभी वहां एक वेयरवुल्फ आता है जो कि डाना पे हमला कर देता है। मार्टी गन उठाकर वेयरवुल्फ को शूट करता है जिससे वो आसपास भाग जाता है और दूसरी तरफ एना पेशेंस बकनर की ज़ॉम्बी डायरेक्टर के सर पे एक सॉ से हमला कर देती है। मार्टी उन दोनों को पुश करके नीचे अंडरवर्ल्ड में गिरा देता है। तो इसके बाद जिंदा थे तो बस मार्टी और डाना मार्टी से अपोलोजाइज करती है कि उसने मार्टी को मारने की कोशिश करी। फिर दोनों वहां बैठकर एक सिगरेट पीते हैं क्योंकि उनके हिसाब से ह्यूमैनिटी इज नॉट वर्थ सेविंग। फिर अचानक से ये पूरी जगह एक अर्थक्वेक जैसे झटके से कोलैप्स होती है और फिर हम व्यूअर्स देखते हैं एक बहुत ही बड़ा हाथ जो कि शायद एक एंशिएंट ईविल गॉड का था। एंशिएंट गॉड्स अब ऊपर आ चुके हैं एंड दे विल डिस्ट्रॉय द ह्यूमैनिटी। तो फिल्म की शुरुआत में हम रोज परिवार को उनके घर में देखते हैं जहां हर कोई एकदम उदास बैठा था, मानो वहां किसी का निधन हुआ हो। इस परिवार के साथ वहां चर्च से फादर रिचर्ड मूर भी थे और एक पुलिस ऑफिशियल उन्हें गिरफ्तार करने इस घर में आए थे। सीन को देखकर हम व्यूअर्स समझ पाते हैं कि रोज परिवार की बेटी एमिली रोज की मौत हो गई है और लोग एमिली के मौत का जिम्मेदार फादर मूर को मान रहे हैं क्योंकि उन्होंने एमिली रोज पे एग्जॉर्सिज्म किया था। अगली सीन में हम कुछ पुलिस ऑफिशियल्स को बात करते देखते हैं जहां हमें पता चलता है कि फादर मूर ने ये एडमिट किया है कि एग्जॉर्सिज्म का आइडिया केवल उनका था और वो अकेले ही इन घटनाओं के लिए जिम्मेदार हैं। दूसरी तरफ हम लॉयर्स की एक पार्टी देखते हैं जहां हम व्यूअर्स को इंट्रोड्यूस कराया जाता है एरिन ब्रूनर नाम की औरत से जो कि एक बहुत ही महत्वाकांक्षी वकील थी। हाल में ही उन्होंने वैन हूपर केस जीता था जो कि मीडिया में काफ़ी प्रचलित हुई थी और इसीलिए एरिन के सीनियर उसे ये एग्जॉर्सिज्म वाला केस को फादर मूर के साइड से लड़ने बोलते हैं। इनिशियली तो एरिन वॉज नॉट इंटरेस्टेड बट देन उन्हें प्रपोजल मिलता है कि अगर वो केस जीत जाती हैं तो उन्हें इस लॉ फर्म का सीनियर पार्टनर बना दिया जाएगा। इन शॉर्ट एक बड़ी प्रमोशन मिलेगी। तो इसके बाद एरिन मिलने जाती है फादर मूर से जो कि फिलहाल लॉक्ड थे और इस मुलाकात के दौरान हमें पता चलता है कि फादर को किसी तरह एमिली रोज की सच्ची कहानी दुनिया तक पहुंचानी है और एरिन को किसी तरह ये केस जीतना है। दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए अपने अपने टर्म्स पे अग्री कर जाते हैं।
तो इसके बाद एरिन ब्रूनर एमिली रोज की माँ से मिलती है और वहाँ उसे पता चलता है कि एमिली को हाल में ही एक स्कॉलरशिप मिली थी जिससे वो शहर जाकर एक यूनिवर्सिटी में फ्री पढ़ाई कर सकती थी। एमिली बहुत ही नेक दिल लड़की थी और उसे जानवरों तक से इतना प्यार था कि वो अक्सर रोड पे पड़े लावारिश बिल्लियों को अपने घर ले आया करती थी। शी वॉज कम्प्लीटली नॉर्मल एंड अ हैप्पी गर्ल। तो इसके बाद हम एरिन ब्रूनर को ईथन थॉमस नाम के लॉयर से मिलते देखते हैं जो कि उनके अगेंस्ट इस केस में खड़े होने वाले थे। वो एरिन को धमका के जाते हैं कि अगर एरिन के क्लाइंट फादर मूर खुद से अपनी गुनाह कबूल नहीं करेंगे तो वो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएगा। इसके बाद उस रात जब एरिन अपने घर पे सो रही थी तो हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि उसकी घड़ी ठीक 3 बजे अपने आप ही बंद हो जाती है। तो दोस्तों नेक्स्ट डे शुरू होती है एमिली रोज की केस और यहाँ से मूवी हमेशा हमें कोर्ट रूम ड्रामा और फ्लैशबैक में जाती दिखती है। इसलिए मैं आप सभी को ज़्यादा बातें एमिली रोज की मूवी में दिखाई गई स्टोरी के बारे में बताऊंगा क्योंकि आई नो आप लोग कोर्ट रूम ड्रामा में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होंगे, ऑल्दो इस मूवी की कोर्ट रूम ड्रामा इज़ जस्ट फैंटास्टिक। सो हम व्यूअर्स ईथन थॉमस को कोर्ट में एक विटनेस बुलाते देखते हैं जिनका नाम डॉक्टर वोगल था। डॉक्टर वोगल ने रोज परिवार के हर एक लड़कियों का बचपन से ख्याल रखा था और वो बताती हैं कि एमिली को म्यूज़िक और स्टडीज़ में काफ़ी रुचि थी। यूनिवर्सिटी जाने के बाद एमिली ने डॉक्टर वोगल को एक खत लिखा था जिसमें एमिली ने उन्हें अपने बॉयफ्रेंड जेसन के बारे में बताया था। इतना ही नहीं, एक रात 4 बजे एमिली की माँ ने डॉक्टर वोगल को यूनिवर्सिटी के पास वाले फ़ोन बूथ पे कॉल करने को कहा और जब डॉक्टर वोगल ने कॉल लगाया तो फ़ोन की दूसरी तरफ एमिली के रोने की आवाज़ आ रही थी। एमिली बताती है कि इस वीकेंड वो हॉस्टल में अकेली थी जब रात के 3 बजे उसकी नींद अपने आप ही खुली। वहाँ हॉस्टल में उसे कुछ असाधारण घटनाएं देखने को मिली जैसे दरवाज़ा अपने आप ही खुलना, पेन स्टैंड का अपने आप ही हिलकर गिर जाना इत्यादि। इसके बाद जब एमिली बेड पे सोने गई तो उसे लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उसके शरीर के ऊपर बैठकर उसका गला दबा रही है और उसकी बेड अपने आप ही अंदर धंस रही थी। फिर अचानक एकदम से एवरीथिंग वाज बैक टू नॉर्मल एंड एमिली इस घटना से बहुत ज़्यादा परेशान होती है। नाउ कोर्ट रूम में आते हैं डॉक्टर म्यूलर जिन्होंने इस घटना के बाद एमिली की ट्रीटमेंट शुरू करी थी। डॉक्टर म्यूलर का कहना था कि एमिली को शायद एपिलेप्सी नाम की बीमारी है जिसके कारण उसके शरीर के मसल्स में ऐसे चेंजेस आ रहे थे और इनफैक्ट डॉक्टर म्यूलर ने एमिली का मेडिकेशन भी शुरू किया था, लेकिन फादर रिचर्ड मूर ने एमिली को कन्विंस कर दिया कि ये कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है बल्कि ये एक स्पिरिचुअल कंडीशन है जिसकी वजह से एमिली ने दवा लेना बंद कर दिया। जो दवा एमिली को दी जा रही थी उसका नाम था गैम्ब्यूट्रोल और डॉक्टर म्यूलर के हिसाब से गैम्ब्यूट्रोल न लेने की वजह से ही एमिली की मौत हुई और फादर रिचर्ड मूर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो उस डे की हियरिंग खत्म होती है और उसी रात हम एरिन को वापस फादर मूर से उनके सेल में मिलते देखते हैं। फादर एरिन को वार्न करते हैं कि कई शैतानी शक्तियां उस पर हमला करने की कोशिश कर सकती हैं क्योंकि वो फादर को सपोर्ट कर रही है, लेकिन एरिन इन बातों पर ध्यान ना देते हुए फादर को एमिली की पूरी कहानी बताने को बोलती है। फादर मूर बताते हैं कि पहले इंसिडेंट के बाद एमिली को यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल में ले जाया गया था जहां एमिली को बादल की गरजती बिजलियों में शैतान का चेहरा दिख रहा था। एमिली अपने बॉयफ्रेंड जेसन को बताती है कि हॉस्टल के अंदर उसने अपने आप को किसी तरह इन शैतानी शक्तियों से बचाया था, लेकिन हॉस्पिटल में ये डीमंस उसके शरीर को फाइनली अपने कब्जे में करने लग गए थे। इस घटना के बाद एमिली की हालत और भी बिगड़ती चली गई थी और उसे हर जगह बस डीमंस ही दिख रहे थे। एमिली भागते हुए चर्च के अंदर जाती है और वहां हम उसे एकदम अजीब तरह से अपने शरीर को मोड़ते हुए देखते हैं। जब एमिली का बॉयफ्रेंड जेसन उसके पीछे जाता है तो वो उसे डिमोनिक आवाज़ में चिल्ला के बोलती है डोंट टच मी, अर्थात मुझे मत छुओ। इसके ठीक बाद एमिली एकदम से रोते हुए जेसन को उसकी मदद करने बोलती है। इसके बाद स्टोरी वापस प्रेजेंट में आ जाती है जहां हम रात के ठीक 3 बजे एरिन के घर में वापस कुछ असाधारण गतिविधियां होते हुए देखते हैं। इतना ही नहीं, कोई अज्ञात शक्ति फादर रिचर्ड मूर को भी उनके सेल में डराने की कोशिश करती है। एनीवेज नेक्स्ट डे की कोर्ट हियरिंग शुरू होती है और एरिन वॉज 17 मिनट्स लेट टू द कोर्ट रूम क्योंकि उसकी पिछली रात ठीक से नींद नहीं आई थी। फादर मूर मान रहे थे कि शैतानी शक्तियां एरिन पे अटैक कर रही है और उसे खुद को इससे बचाना होगा।
तो कोर्ट में ईथन थॉमस नए विटनेस डॉक्टर ब्रिग्स को बुलाता है, जिनका मानना था कि एमिली एपिलेप्टिक और साइकोटिक थी, जिसकी वजह से उसने खुद के शरीर को ही चोट पहुंचाना शुरू कर दिया था एंड इन फैक्ट वो खाना तक खाना बंद कर दी थी एंड दैट इज द केस कि वो मारी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सजेस्ट कर रही थी कि एमिली की मौत माल न्यूट्रिशन और हेवी बॉडी इंजरीज की वजह से हुई थी। दिस डिजीज इज नोन एज साइकोटिक एपिलेप्टिक डिसऑर्डर, जिसमें विक्टिम ऐसी अजीब बर्ताव करता है और विक्टिम्स के प्यूपिल डायलेट होते हैं जिनसे उनकी आंख एकदम काली दिखती है। इन डॉक्टर्स के मेडिकल आर्ग्यूमेंट की वजह से ये केस एरन ब्रूनर और फादर मूर के हाथ से निकलती दिख रही थी। तो नेक्स्ट डे की हियरिंग में हम एमिली के बॉयफ्रेंड जेसन को देखते हैं, जो बताता है कि एमिली को भूख लगती थी लेकिन उसके अंदर के डीमंस उसे खाने नहीं दे रहे थे। जेसन हमेशा एमिली के साथ ही रहता था और एक रात जब उसकी नींद खुली तो एमिली उसके बगल में नहीं थी, इंस्टेड वो जमीन पे अजीब से पोस्चर में गिरी पड़ी थी। जब जेसन उसके करीब गया तो वो एकदम जोर से चिल्लाए, जिसके परिणाम अनुसार जेसन एमिली को उसके होम टाउन ले गया। घर पहुंचकर एमिली के पिता ने फादर मूर को बुलवाया था और जब एमिली की छोटी बहन एलिस एमिली को उसके कमरे में बुलाने गई तो वो देखती है कि एमिली कीड़े मकोड़े खा रही थी एंड एलिस के वहां आते ही शी शाउटेड एट टॉप ऑफ अ वॉइस। एमिली अपने नाखून से पूरी दीवार की पेंट नोच डाली थी एंड शी वॉज हर्टिंग हरसेल्फ। फादर के आने पे एमिली उनसे कुछ अजीब से लैंग्वेज में बातें करती है एंड फाइनली वो बेहोश हो जाती है। उस दिन के बाद एमिली के पिता ने फादर मूर को अपनी बेटी एमिली को ठीक करने की पूरी जिम्मेदारी सौंप दी थी। तो इसके बाद कोर्ट रूम में एरिन बुलाती हैं डॉक्टर अडानी को, जो कि स्पिरिचुअल और साइंटिफिक चीज़ों को स्टडी करती थी। डॉक्टर अडानी के हिसाब से एग्जॉर्सिज्म के वक्त ह्यूमन ब्रेन को एक साइको स्पिरिचुअल शॉक लगता है, जिसकी वजह से इंसान ठीक हो जाता है। पोजेशन इज साइंटिफिकली प्रूव्ड और एमिली ही पोजेशन का शिकार इसीलिए बनी क्योंकि वो एक हाइपर सेंसिटिव लड़की थी। हाइपर सेंसिटिव लोग कई ऐसी चीज़ें देख पाते हैं जो हम आम इंसान नहीं देख सकते, जैसे अदर रियलिटी, नियर फ्यूचर, इनटू द डेड इत्यादि। अब चूंकि एमिली गैम्ब्यूट्रोल दवा ले रही थी, उसे एग्जॉर्सिज्म के वक्त साइको स्पिरिचुअल शॉक लग ही नहीं पाया बिकॉज ये दवा इंसानी शरीर को पजेस स्टेट में लॉक कर देता है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, डॉक्टर अडानी मान रही थी कि एमिली की एग्जॉर्सिज्म फेल इसीलिए हुई क्योंकि उसने गैम्ब्यूट्रोल दवा खा रखी थी। नाउ दोस्तों, यहाँ पे इस केस में एक ट्विस्ट आती है जब हमें पता चलता है कि एग्जॉर्सिज्म के दौरान वहाँ एक डॉक्टर भी मौजूद था जिसका नाम ग्राहम कार्टराइट था। जी हाँ दोस्तों, एरिन तुरंत ही फादर मूर से पूछती है कि उन्होंने एग्जॉर्सिज्म के वक्त एक डॉक्टर के होने की बात उसे क्यों नहीं बताई। तो इस पे फादर बोलते हैं कि कार्टराइट ने अपने इन्वॉल्वमेंट को गुप्त रखने बोला था एंड इवन इफ फादर खुद सजा काट लेते, वो डॉक्टर ग्राहम कार्टराइट को इस केस में घसीटना नहीं चाहते थे। एरिन को इस डॉक्टर कार्टराइट के इन्वॉल्वमेंट का पता चला क्योंकि कार्टराइट अब खुद अपनी मर्जी से इस केस की एक विटनेस बनना चाह रहे थे। सो एरिन तुरंत ही डॉक्टर कार्टराइट से मिलती है और वो बताते हैं कि फादर मूर ने उन्हें एमिली की मेडिकल जांच पड़ताल के लिए एग्जॉर्सिज्म से पहले बुलाया था। कार्टराइट का कहना था कि उन्होंने अपनी जिंदगी में सैकड़ों ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जिनको एपिलेप्सी जैसी बीमारी होती है, लेकिन उनमें से किसी भी पेशेंट से वो डरे नहीं थे। लेकिन आफ्टर सीइंग एमिली रोज वो इतना ज़्यादा डर गए कि अब वो रोज गॉड को प्रे करने लगे हैं। उनके हिसाब से एमिली बीमार नहीं थी बल्कि शी वॉज पजेस्ड। डॉक्टर एरिन को एक टेप देते हैं और वो कोर्ट में ये सारी बातें बोलने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। नाउ ठीक उसी रात 3 बजे हम एरिन को वापस उठते देखते हैं और वो टेप अपने आप ही बज रहा था जिसके अंदर से एमिली के एग्जॉर्सिज्म की रिकॉर्डेड आवाज़ें आ रही थी। तो नेक्स्ट डे कटघरे में फादर मूर थे और वो अपनी बातें बताना शुरू करते हैं। फादर के हिसाब से रात के 3 बजे का वक्त डिमोनिक आवर है और एग्जॉर्सिज्म से एक दिन पहले फादर की नींद रात के 3 बजे खुली थी। उन्हें किसी चीज़ के जलने की बदबू आई और ठीक ऐसी ही जलने की बदबू एमिली रोज को भी अपने पहले इंसिडेंट के दौरान आई थी। फादर को वहाँ होली फोटोज से खून निकलती दिखी और उन्हें वहाँ एक काले पोशाक में अनजान आकृति भी दिखती है। फादर का मानना था कि वो अनजान आकृति एक डीमन था। कोर्ट रूम में डॉक्टर कार्टराइट द्वारा दिया गया टेप भी एक एविडेंस के रूप में पेश किया जाता है और फादर मूर उस टेप को प्ले करते हैं। एंड दोस्तों, इसके बाद हमें देखने को मिलता है एग्जॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज, जो कि 31 अक्टूबर की रात करी गई थी एंड ड्रामेटिकली 31 अक्टूबर इज हैलोवीन डे। तो एग्जॉर्सिज्म के दौरान वहाँ फादर मूर के अलावा डॉक्टर कार्टराइट थे, एमिली के पिता नैथन नील थे, एमिली का बॉयफ्रेंड जेसन और एमिली रोज मौजूद थे।
एमिली के पिता उसे बेड से बांध देते हैं और फिर एग्जॉर्सिज्म की प्रक्रिया शुरू की जाती है। प्रक्रिया शुरू होते ही वहाँ टंगा क्रॉस उल्टा हो जाता है और हम एमिली को एकदम वायलेंट होकर सब पे अटैक करते हुए देख पाते हैं। फादर एमिली से उसके अंदर बैठे डीमन का नाम पूछते हैं और वो कुछ अजीब से लैंग्वेज में बातें कर रही थी। फिर अचानक एमिली 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 रिपीट करने लगती है, जिससे हम भी वो समझ पाते हैं कि उसके शरीर में 6 डीमंस हैं। घर की बिल्लियां फादर मूड पे अटैक करती हैं और मौका देखकर एमिली रूम से बाहर कूदते हुए घर के गराज की तरफ बढ़ती है। सभी लोग एमिली का पीछा करते हुए गराज में जाते हैं और वहां हमें बहुत ही डरावनी सीन देखने को मिलती है, जहां एमिली अजीब तरह की हरकतें कर रही थी। उसकी हार्ट बीट 180 बीट्स पर मिनट पे चल रही थी और फादर मोड पे हम एक सांप को अटैक करते हुए भी देखते हैं। बाहर बारिश एकदम तेज थी और जोड़ों की तूफान भी चल रही थी, जिससे ये पूरा दृश्य बहुत ज्यादा डरावना दिख रहा था। फादर वापस से इस इविल स्पिरिट का नाम पूछते हैं और एमिली अजीब से डुअल वॉइस में बोलती है कि वी आर द वंस हु ड्वेल विद इन। फिर वो बताती है इन डीमंस का नाम एंड दे वेयर केन, नीरो, जूडास, इस्कैरियोट, बेलियल एंड लूसीफर हिमसेल्फ। इसके बाद एमिली एकदम से बेहोश हो जाती है और फादर को वापस से वो डिमोनिक डार्क फिगर दिखती है। अब दोस्तों ये 6 डीमंस कौन है इसकी डिटेल्स मैं किसी और वीडियो में दूंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको इस फिल्म के आगे की स्टोरी बताता हूँ। तो इस घटना के बाद एमिली ठीक नहीं हुई थी बिकॉज ये एग्जॉर्सिज्म फेल हो गया था और अब एमिली दीवालों को अपने दांतों से काटने की कोशिश करती थी, जिससे उसके कई दांत टूट गए थे। वो खुद को ही चोट पहुंचाती थी एंड शी वॉज अंडर इमेंस पेन। नाउ बैक टू कोर्ट रूम। इस प्रूफ के सामने आने के बाद फादर मोड का पलड़ा भारी था, लेकिन ईथन थॉमस प्रूफ्स दिखाते हैं कि एमिली लैटिन और हिब्रू लैंग्वेज बोल पा रही थी बिकॉज उसने बचपन में ये लैंग्वेज कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सीख रखा था। और जहाँ तक बात है डुअल वॉइसेस की, तो हर एक इंसान के गले में 2 वोकल कॉर्ड्स होते हैं और कुछ लोग साइकोटिक स्टेट में अपने दूसरे वोकल कॉर्ड को एक्टिवेट कर लेते हैं, जिसकी आवाज़ थोड़ी भारी होती है। इन शॉर्ट ईथन थॉमस वॉज ट्राइंग टू प्रूव कि एमिली वॉज इल एंड नॉट पोजेस्ड। अब दोस्तों उस दिन डॉक्टर कार्टराइट कोर्ट रूम नहीं आते हैं और जब एरिन उनसे मिलने जाती है तो वो बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं। तभी अचानक उन्हें कुछ दिखता है और भागते हुए उनकी एक कार से टक्कर होकर मौत हो जाती है। दिस केस वॉज टेकिंग सम अनएक्सपेक्टेड इविल टर्न्स और एरिन के बॉस को ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं आती है। वो एरिन को फायर तक करने की धमकी देते हैं। तो नेक्स्ट डे कोर्ट में फादर मूड एमिली के द्वारा लिखे हुए लेटर को पढ़ते हैं, जो एमिली ने एग्जॉर्सिज्म के अगले दिन लिखा था। इस लेटर में एमिली लिखी थी कि एग्जॉर्सिज्म के बाद भी डीमंस ने उसके शरीर को नहीं छोड़ा है। वो कई घंटों सोई थी एंड फाइनली उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ थी वर्जिन मेरी की, जिसे एमिली अपने घर के सामने वाले फील्ड में मिलती है। मेरी एमिली से बोलती हैं कि वो अपने शरीर को छोड़कर उनके साथ स्पिरिचुअल फॉर्म में स्वर्ग आ सकती है, बट एमिली चोज टू स्टे इन हर बॉडी। एमिली अपने फेट को एक्सेप्ट कर चुकी थी और इसीलिए वो फादर मोड को आगे कोई और एग्जॉर्सिज्म करने से मना करती है। एमिली के हाथ और पैर में घाव के निशान आ गए थे, जिसे हम स्टिग्माटा कहते हैं। स्टिग्माटा घाव है जीसस क्राइस्ट का, जब उन्हें सूली पे चढ़ाकर हाथ पैर में कील ठोका गया था। अगर भगवान किसी इंसान को टच करते हैं तो उस इंसान को हाथ और पांव में वही कील ठुकने वाली घाव मिलती है, विच इज द साइन कि एमिली वॉज टच्ड बाय द गॉड। दूसरी तरफ ईथन थॉमस का कहना था कि एमिली के हाथ पैर में ये घाव इसीलिए आए क्योंकि वो घर के फेंसिंग के वायर्स को जोर से पकड़ ली थी। इस सीन के बाद दोनों वकील अपनी अपनी फाइनल पॉइंट्स ज्यूरी के सामने रखते हैं एंड फाइनली द ज्यूरी डिसाइड्स कि फादर रिचर्ड मूर एक गुनहगार हैं और उन्हें सजा मिलनी चाहिए। बट ज्यूरी रिकमेंड करती है कि सजा होगी टाइम सर्व, जो फादर हमेशा इतने दिनों से काट रहे थे। इसका मतलब ये कि फादर केस के ट्रायल के दौरान जितने दिन जेल में थे उतनी ही उनकी सजा सुनाई गई और चूंकि वो ऑलरेडी जेल में सजा काट चुके थे, वो अब बाहर एक फ्री मैन की तरह जा सकते हैं। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, फादर मूर गुनहगार तो साबित हुए, लेकिन वो इस कोर्ट रूम से एज ए फ्री मैन बाहर जाएंगे, विच इज इक्विवेलेंट टू नो पनिशमेंट। यानी एक नजरिया से इस केस में फादर और एरिन की जीत हुई। इसके बाद एरिन के बॉस उसे प्रमोट करने का प्रस्ताव रखते हैं, लेकिन एरिन उसे ठुकरा देती है। मूवी के लास्ट सीन में हम फादर मूर और एरिन को एमिली के ग्रेव पे फूल चढ़ाते देखते हैं और ऐसा माना जाता है कि आज भी कई लोग उसके ग्रेव पे फूल डालते हैं बिकॉज पीपल बिलीव कि एमिली रोज वॉज ए सेंट। तो दोस्तों ये थी द एग्जॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज फिल्म की पूरी कहानी और अब मैं आप सभी को उस सच्ची घटना के बारे में बताऊंगा जिससे ये फिल्म इंस्पायर्ड है।
बिफोर आई स्टार्ट मैं आप सभी को बता दूं कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ दे रहा हूँ वो इंटरनेट से उठाया हुआ सेलेक्टिव इन्फॉर्मेशन है और इसकी कोई प्रूफ मेरे पास नहीं है कि दिस इज़ ऑल ट्रू। मैं आपको वही बता रहा हूँ जो मुझे इंटरनेट पे मल्टीपल गूगल सर्च करने के बाद मिला। तो दोस्तों ये फिल्म इंस्पायर्ड है एनीलीज मिशेल के रियल लाइफ इंसिडेंट से, जिसका जन्म 21 सितंबर 1952 को जर्मनी के एक कैथोलिक फैमिली में हुआ था। उसकी बचपन एक आम बच्चे की तरह ही बिल्कुल नॉर्मल थी और वो एक बहुत ही भावुक लड़की थी। जब वो 16 साल की हुई तो एक दिन अचानक उसे सीजर जैसा महसूस हुआ और वो ज़मीन पे गिर गई। डॉक्टर से दिखाने पे पता चला कि उसे ग्रैंड माल एपिलेप्सी हो गई है, जिसे हम हिंदी में मिर्गी की बीमारी कहते हैं। उस दिन के बाद एनीलीज को मिर्गी के दौरे बार बार आने लगे और इस बात से उसकी फैमिली बहुत चिंतित और परेशान थी। इन घटनाओं के कुछ दिन बाद एनीलीज को अपने दिमाग में कुछ अजीब से आवाज़ें भी सुनाई देने लगी जो कि उससे कुछ गंदी या डरावनी बातें कहती थी। वो आवाज़ें उसे बोलती थी कि जल्द ही वो मर जाएगी और उसकी आत्मा नरक में सड़ेगी, साथ ही उसकी पूरी ज़िंदगी अब बर्बाद हो चुकी है। इस सब के कारण अब एनीलीज को काफ़ी डिप्रेशन हो गया था और वो शारीरिक तौर से काफ़ी कमज़ोर पड़ गई थी। उसे एक साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और उसका इलाज वहाँ शुरू हुआ। काफ़ी दिन इलाज चलने के बाद भी हालत में कोई सुधार नहीं था, बल्कि उसकी हालत तो और भी बिगड़ती जा रही थी। एक दिन एनीलीज ने खुद अपने घर वालों को बताया कि इन इलाजों से कुछ नहीं होने वाला क्योंकि उसके शरीर पे अब शैतानों का कब्जा है। ठीक उसी दिन से एनीलीज को मानो होली ऑब्जेक्ट से एलर्जी सी हो गई थी और अगर उसके सामने बाइबल, क्रॉस या होली वाटर लाया जाता था तो वो चिल्लाती थी और दूर भागने लगती थी। उसने अपने कमरों के कीड़े मकोड़े को खाना शुरू कर दिया था और कभी कभी अचानक वो जोर जोर से शैतानी आवाज में हंसने लगती थी और फिर तुरंत रोने लगती थी। जब कभी वो अपने होशो हवास में होती थी तो अपने परिवार वालों को खुद का एग्जॉर्सिज्म करवाने की गुहार लगाती थी। वो बोलती थी कि कुछ शैतानों ने उसके शरीर पे कब्जा कर लिया है। एनीलीज के घर वालों ने काफी प्रीस्ट्स को एग्जॉर्सिज्म करने के लिए पूछा, लेकिन सब ने ऐसा करने से मना कर दिया। उन दिनों बिना वेटिकन सिटी के पोप की मर्जी से एग्जॉर्सिज्म करना एक जुर्म माना जाता था और किसी भी एग्जॉर्सिज्म की अर्जी को पास होने में कई महीने लग जाते थे। कुछ दिनों बाद एनीलीज के डैड को अर्नस्ट अल्ट नाम के एक विकम मिले, जिन्होंने एनीलीज को देखते ही बोला कि ये कोई साइकोलॉजिकल बीमारी नहीं है बल्कि उसके शरीर में सच में शैतानों का डेरा है। ऑल्ट ने वेटिकन एक चिट्ठी भेजी जिसमें उन्होंने एनीलीज पे एग्जॉर्सिज्म करने की इजाजत मांगी और सन 1975 के सितंबर माह में बिशप जोसेफ स्टैंगल ने फादर रेंज को एनीलीज पे एग्जॉर्सिज्म करने की इजाजत दे दी। 24 सितंबर 1975 को फादर रेंज ने एनीलीज पे पहला एग्जॉर्सिज्म किया था और उस एग्जॉर्सिज्म की आवाजें इंटरनेट पे अवेलेबल है, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस एग्जॉर्सिज्म के बाद भी उन शैतानों ने एनीलीज के शरीर को नहीं छोड़ा बल्कि उनका सिकंजा मजबूत होता गया। एक ऐसा समय आया जब एनीलीज ने खाना पीना बिल्कुल बंद कर दिया था और इससे उसकी हेल्थ बहुत खराब हो गई थी। उसके शरीर की वजन बहुत कम हो गई थी, मानो जैसे सिर्फ हड्डी का एक ढांचा हो। माना जाता है कि एनीलीज के शरीर में 6 से भी अधिक डीमंस का कब्जा था, जिनके नाम शायद हम सभी जानते हैं, लूसीफर, केन, जूडास, नीरो, बेलियल इत्यादि। ये एग्जॉर्सिज्म पूरे 8 मंथ तक चली, जिसमें 67 टाइम्स इस प्रक्रिया का उपयोग हुआ, जबकि फिल्म में हमें बताया गया है कि एग्जॉर्सिज्म सिर्फ एक बार ही हुई थी। हर एक एग्जॉर्सिज्म का सेशन लगभग 4 घंटे चलता था और यह हमेशा बहुत ही भयावह और खतरनाक होता था। एग्जॉर्सिज्म का आखिरी सेशन 30 जून 1976 में हुआ क्योंकि जुलाई की 1 तारीख को ही एनीलीज की नींद में ही मौत हो गई। उस वक्त उसकी उम्र सिर्फ 23 साल थी। डॉक्टर्स का मानना है कि एनीलीज की मौत माल न्यूट्रिशन की वजह से हुई क्योंकि उसकी वजन तकरीबन 30 किलो से भी कम हो गई थी। उसके कई दांत टूट गए थे क्योंकि वो दीवारों को चबाकर खाने की कोशिश करती थी, लेकिन आम खाना देने पे नहीं खाती थी। उसने अपने आप को ही कई जगह से काट लिया था, खुद को ही मारती पीटती थी और ऊंचाई से कूदकर खुद को चोट पहुंचाती थी। इन कारणों से उसके शरीर पे कई चोटों और कट के निशान थे और चूंकि वो खाना भी नहीं खा रही थी, ये घाव भर नहीं रहे थे। फादर रेंज का कहना था कि मरने के एक दिन पहले एनीलीज के शरीर से सारे डीमंस निकल चुके थे और इसीलिए वो चैन से आखिरी सांस ले सकी और उसकी आत्मा को स्वर्ग की प्राप्ति होगी। एनीलीज मिशेल की मौत के बाद उसके माता पिता, फादर रेंज और एक सपोर्टिंग प्रीस्ट पे ये बोलकर केस किया गया कि उन्होंने उसे ढंग से पाला नहीं और बिना मतलब इतनी बार एग्जॉर्सिज्म किया कि वो अपनी जान गंवा बैठी। ये केस एक काफ़ी बड़ी न्यूज़ बनी थी और ये काफ़ी दिन तक भी चली थी। इस केस के बाद इन चारों को कई महीने की जेल तक हुई, जो बाद में सस्पेंड हुआ और 3 साल के प्रोबेशन पे रखा गया।
मूवी की शुरुआत में हम एक औरत को देखते हैं जो कि एक बॉक्स को बहुत ही ध्यान से देख रही होती है। इस बॉक्स पे हिब्रू लैंग्वेज में कुछ इनग्रेव्ड था और जैसे ही वो औरत उस बॉक्स को टच करने जाती है, बॉक्स के अंदर से कुछ अजीब सी आवाज़ें आती है। वो इस बॉक्स को इग्नोर करके अपना बाल कोम्ब करने लग जाती है, जहाँ उसके हाथ में ढेर सारे बाल टूट के आ जाते हैं। उस औरत को शायद लगता है कि ये सब उस बॉक्स की वजह से हो रहा है, इसलिए वो एक हैमर से उसे तोड़ने जाती है। लेकिन अचानक हम व्यूअर्स को उस बॉक्स के अंदर से अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है, जिससे इस औरत का चेहरा डिस्टॉर्ट होता है और उसका शरीर अपने आप ही हवा में इधर उधर उड़कर टकराता है। उसकी कुछ हड्डियां अपने आप ही टूट जाती है और अंततः वो औरत इन सिवियर इंजरीज से बेहोश हो जाती है। इस सीन के दौरान हम एक इंसान को इस औरत के घर की डोरबेल बजाते देखते हैं, बिकॉज वो उनका बेटा था। तो इसके बाद हम एक क्लाइड नाम के इंसान को देखते हैं जो कि जस्ट 3 महीने पहले अपनी बीवी स्टेफनी से अलग हुआ था, यानी इन दोनों की डिवोर्स हुई थी। स्टेफनी अब किसी और इंसान को डेट कर रही थी और वीकेंड पे क्लाइड वो सपोज टू टेक केयर ऑफ द किड्स, इसलिए क्लाइड अपनी और स्टेफनी की दोनों बेटियों को खुद के घर ले जाता है। क्लाइड की बेटियों का नाम एमिली और हैना था और हम व्यूअर्स देखते हैं कि क्लाइड का घर थोड़ा आउटस्कर्ट्स में था। तो नेक्स्ट मॉर्निंग क्लाइड, हैना और एमिली अपने घर से बाहर जा रहे होते हैं जब वो लोग एक टूटे हुए घर के पास कुछ बचा हुआ सामान खरीदते हैं। इन सामानों को वही इंसान बेच रहा था जो कि फर्स्ट सीन वाली औरत का बेटा था। उन सामानों के बीच एमिली की नज़र पड़ती है उसी बॉक्स पे जिसे हमने पहले सीन में देखा था। क्लाइड एमिली के लिए वो बॉक्स खरीद लेते हैं एंड एट दैट मोमेंट हम सामने वाले घर की खिड़की से शायद उसी बूढ़ी औरत को बैंडेजेस में देखते हैं जिन पे मूवी की पहली सीन में किसी अनजान शक्ति द्वारा हमला हुआ था। वो औरत देखती है कि ये डिमोनिक बॉक्स अब एमिली के हाथ में है और वो बहुत ही ज़ोर से नो चिल्लाती है, जिससे एमिली काफ़ी डर जाती है। एनीवेज नेक्स्ट सीन में हम एमिली और उसके पिता क्लाइड को वो बॉक्स खोलने की कोशिश करते देखते हैं, लेकिन बॉक्स खुल ही नहीं रहा था क्योंकि उस बॉक्स को खोलने के लिए कोई क्लिप या बटन थी ही नहीं। हालांकि जब क्लाइड उस बॉक्स को हिलाते हैं तो उसके अंदर कुछ सामान होने की आवाज़ ज़रूर आती है। इस सीन के दौरान हम देखते हैं कि क्लाइड को अपने जॉब में शायद प्रमोशन मिलने वाली थी एंड यस, क्लाइड स्कूल के एथलीट कोच थे। तो उस रात जब एमिली सो रही होती है तो अचानक उसकी नींद खुलती है क्योंकि बॉक्स के अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही थी। वो उठकर डायरेक्टली उस बॉक्स को लेती है एंड समहाउ एमिली उस बॉक्स को खोल लेती है। बॉक्स के अंदर था एक दांत, एक मॉथ जिसे हम हिंदी में कीट भी कहते हैं, एक छोटा सा वुडन एनिमल फिगर और एक अंगूठी। एमिली उस अंगूठी को पहन लेती है और वो उस बॉक्स को पकड़ के ही सो जाती है। तो नेक्स्ट डे हम व्यूअर्स देखते हैं कि एमिली थोड़ा अजीब बिहेव कर रही थी, जैसे अकेले अकेले रहना, और उसे थोड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था। यहाँ कुछ फैमिली सीन्स भी है विच आई डोंट थिंक इज रेलिवेंट टू द स्टोरी, सो आई जस्ट स्किप इट। तो अगली रात एमिली को वापस उस बॉक्स से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है और हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि बॉक्स अपने आप ही खुल रही थी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम व्यूअर्स एमिली को उस बॉक्स की तरफ अनयूजुअली अट्रैक्टेड देखते हैं और हम देख पाते हैं कि उसकी एक आंख पूरी तरह से वाइट थी। एमिली के पिता क्लाइड उसे बुलाने ऊपर आते हैं और उस वक्त शी वॉज लुकिंग नॉर्मल। तो ब्रेकफास्ट टेबल पे एमिली फोर्क को प्लेट पे पटक पटक के अपना खाना अजीब तरह से खा रही थी और जैसे ही क्लाइड उसे समझाने की कोशिश करते हैं, एमिली उस फोर्क से क्लाइड के हाथ में स्टैब कर देती है। ऐसा करते ही एमिली तुरंत अपने पिता को सॉरी बोलने लगती है और क्लाइड एमिली को अपने कमरे में जाने बोलते हैं। उस रात फिर से वो बॉक्स अपने आप ही खुलती है और उसके अंदर से ढेर सारे कीट बाहर निकल रहे होते हैं। हैना वॉज ब्रशिंग हर टीथ जब उसे ढेर सारे कीट दिखते हैं और जब वो चिल्लाकर अपने पिता क्लाइड को बुलाती है तो क्लाइड पाते हैं कि ये सारे कीट एमिली के कमरे से आ रहे थे। कमरा खोलने पे क्लाइड देखते हैं कि एमिली के हाथ में वो बॉक्स थी और हजारों कीट उस कमरे में उड़ रहे थे। क्लाइड फौरन ही एमिली को उस कमरे से बाहर निकालते हैं एंड नेक्स्ट सीन में हम व्यूअर्स देखते हैं कि क्लाइड अपने घर पे पेस्ट कंट्रोल वाले को बुलाते हैं। दोस्तों, क्लाइड को शक होने लग गया था कि एमिली के साथ कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है, लेकिन स्टेफनी ऐसा मान रही थी कि चूंकि वो दोनों हाल में ही अलग हुए हैं तो एमिली पर इसका बुरा असर पड़ा है। एनीवेज नेक्स्ट डे क्लाइड को अपनी बेटी हैना का स्कूल में एक शो अटेंड करना होता है, लेकिन वो प्लेयर्स को ट्रेन करते हुए इस शो के बारे में भूल जाते हैं। वो हैना को कॉल करते हैं जो कि बहुत ही गुस्से में थी और इसीलिए शी हैंड्स ओवर द फोन टू एमिली। नाउ सरप्राइजिंगली एमिली को बस अपने बॉक्स का पड़ा था और वो बार बार अपने पिता को उस बॉक्स को ठीक से
उसे रखने या फिर ना छूने की सलाह दे रही थी। उस रात क्लाइड बॉक्स को चेक करते हैं और उन्हें भी वो अजीब सी चीज़ें बॉक्स में मिलती है विच वॉज लुकिंग लाइक ब्लैक मैजिक स्टफ्स। दूसरी तरफ हम एमिली को देखते हैं जिसे अपने मुंह के अंदर कुछ फील होता है और जब वो चेक करती है तो उसे अपने मुंह के अंदर किसी की उंगलियां दिखती है। जी हाँ दोस्तों, तो नेक्स्ट डे हम एमिली को स्कूल में देखते हैं जहां एक बच्चा मजाक में उसका बैग ले लेता है जिसके अंदर वो बॉक्स थी और अचानक एमिली एकदम से वॉयलेंट होकर उस बच्चे को कई थप्पड़ मारते हुए उससे अपना बैग छीनती है। टीचर एमिली को रोकती है और वो फौरन ही एमिली के माता पिता को बुलाती है। टीचर्स बताते हैं कि एमिली कुछ दिनों से एकदम अकेली रहती है और वो काफ़ी वॉयलेंट भी हो गई है। इतना ही नहीं, वो अपने दोस्तों से भी दूर दूर रहती है और उसने अपना असाइनमेंट्स तक करना बंद कर दिया है। इस सीन के दौरान हम व्यूअर्स देखते हैं कि स्कूल टीचर ने उस बॉक्स को सीज कर लिया था जो कि अब उनकी चेंबर में पड़ा था। तो उस रात हमें वापस स्कूल का दृश्य देखने को मिलता है जहां वो टीचर अपने चेंबर में कुछ काम कर रही होती है। तभी अचानक वहां हवा चलने लगती है और टीचर की आंखों से खून निकलने लगता है। टीचर चिल्लाना शुरू करती है, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाती हम देखते हैं कि उनका शरीर हवा में अपने आप ही इधर उधर टकराता है और अंततः उनका शरीर खिड़की तोड़कर बाहर गिरता है जिससे उनकी मौत हो जाती है। ये सब उस बॉक्स की वजह से ही हो रहा था जो इस टीचर के चेंबर में पड़ा था। तो नेक्स्ट डे टीचर की मृत्यु की वजह से स्कूल बंद था और हम क्लाइड को एमिली के साथ देखते हैं। एमिली अपने पिता को स्कूल से वो बॉक्स लाने को बोलती है और उसे कोई परवाह नहीं था कि स्कूल की एक टीचर अब इस दुनिया में नहीं रही। एमिली बोलती है कि बॉक्स के अंदर उसकी एक फ्रेंड रहती है जिसे कोई नहीं देख सकता और वो फ्रेंड एमिली को बहुत स्पेशल मानती है। क्लाइड को ये सब अजीब लगता है और इसीलिए वो इस बॉक्स को उठाकर कहीं दूर छोड़ आते हैं। इस बात से एमिली बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और वो अपने पिता को भला बुरा कहती है, जैसे वो उनसे नफरत करती है, उनकी पत्नी स्टेफनी भी उनसे नफरत करती है, स्टेफनी का नया बॉयफ्रेंड अच्छा है इत्यादि। और इन बातों से क्लाइड को दुख होता है। वो एमिली को अपने कमरे में जाने बोलते हैं, लेकिन अचानक हम देखते हैं कि एमिली को कोई अदृश्य शक्ति थप्पड़ मारती है। लेकिन सीन को देखकर ऐसा लगता है कि क्लाइड ने ही एमिली को मारा हो। एमिली जोरों से चिल्लाते हुए क्लाइड को ब्लेम करती है और ऐन वक्त पे हैना वहां आती है जिसे लगता है कि क्लाइड ने ही एमिली को 2 थप्पड़ मारे हैं। एमिली सड़क पे भागते हुए उस बॉक्स तक पहुंच जाती है जहां वो बॉक्स एमिली से किसी स्ट्रेंज लैंग्वेज में बातें कर रही थी। फिर अचानक एमिली के मुंह के अंदर से कई कीट निकलते हैं और वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। एमिली के पीछे पीछे क्लाइड वहां पहुंचते हैं और वो उसे उठाकर घर वापस ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहां स्टेफनी आती है और वो क्लाइड पे चिल्लाती है क्योंकि हैना ने उन्हें बता दिया कि क्लाइड ने एमिली पे हाथ उठाया है। नेक्स्ट डे कोर्ट रूम की सीन होती है जहां डिसीजन आती है कि क्लाइड अब अपने बच्चों से नहीं मिल सकते बिकॉज उन्होंने एमिली को मारा है एंड स्टेफनी क्लाइड से कुछ ज़्यादा ही नाराज़ थी। वो अपने बच्चों को खुद के घर ले जाती है जहां हम स्टेफनी के नए बॉयफ्रेंड को एमिली से मिलते देखते हैं। एमिली के हाथ में वही दांत थी जो उसे बॉक्स के अंदर मिली थी और अचानक हम व्यूअर्स एमिली की आंखें उजली होते हुए देखते हैं। उसकी फेस डिस्टॉर्ट होने लगती है मानो उसके चेहरे के अंदर किसी का हाथ हो और वो अपने मॉम के नए बॉयफ्रेंड को भी उल्टी सीधी बातें बोलती है। तो नेक्स्ट सीन में हम क्लाइड को ये बॉक्स अपने कॉलेज के एक लेक्चरर के पास ले जाते देखते हैं जो कि शायद इन चीज़ों की जानकारी रखते थे। वो बताते हैं कि ये बॉक्स शायद किसी जूइश विलेज से है और इसके ऊपर इनग्रेव्ड लाइंस हिब्रू में लिखा है। ये एक डिबुक बॉक्स है और डिबुक शब्द का इंग्लिश में मतलब होता है डिसलोकेटेड स्पिरिट। जुडाइज्म धर्म में लोग अच्छी और बुरी आत्माओं में भरोसा रखते हैं और उन्होंने डिबुक बॉक्स को बनाया था ताकि इस बॉक्स के अंदर बुरी आत्माओं को कैद किया जा सके। यही वजह है कि इस बॉक्स को खोलना आसान नहीं है क्योंकि बॉक्स बनाने वाले लोग कभी नहीं चाहेंगे कि आप इस डिबुक बॉक्स को खोलकर किसी इविल स्पिरिट को आज़ाद कर दो। अब दोस्तों ये सारी बातें जानने के बाद क्लाइड इंटरनेट पे कुछ ज्यूइश एग्जॉर्सिज्म देखते हैं विच वॉज रियली डिस्टर्बिंग। वो फौरन स्टेफनी के घर जाते हैं और वो एमिली के पास बैठकर हिब्रू बाइबल का Psalm 98 रिसाइट करते हैं। एमिली उनकी तरफ देखती है और अचानक से बुक क्लाइड के हाथ से उड़ते हुए दूर जाकर गिरती है। एन मौके पे स्टेफनी वहाँ आती है और वो क्लाइड को अपने घर से बाहर निकाल देती है। तो इसके बाद क्लाइड जाते हैं ब्रुकलिन जहाँ वो सदेक सपीर नाम के एक इंसान से मिलते हैं जो कि हैसिडिक कम्युनिटी को बिलोंग करता था। सदेक क्लाइड को अपने पिता रबे शपीर से मिलवाता है जो कि काफ़ी ट्रेडिशनल थे और इस शूल में उनके साथ इस कम्युनिटी के कई और लोग भी थे। क्लाइड रबे को डिबुक बॉक्स दिखाते हैं और इस बॉक्स को देखते ही वहाँ के सभी लोग पीछे हट जाते हैं। रबे पूछते हैं कि क्या क्लाइड ने इस बॉक्स को खोला है, तो इस पे क्लाइड बताते हैं कि इस बॉक्स को उनकी बेटी एमिली ने खोला था।
इस बात को सुनते ही कई लोग उस कमरे से बाहर चले जाते हैं और फिर रेबे बताते हैं कि इस डिबुक बॉक्स के अंदर जो ईविल स्पिरिट थी उसे एक प्योर सोल चाहिए था। ये ईविल स्पिरिट एमिली को 3 स्टेजेस में पूरी तरह से पजेस कर लेगी। पहले स्टेज में विक्टिम को विजन्स आएंगे और कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देंगी। दूसरे स्टेज में ये अपने होस्ट को प्रोटेक्ट करते हुए बाकी लोगों से दूर ले जाएगी और तीसरे स्टेज में ये पूरी तरह से विक्टिम के शरीर को अपना लेगी, जिससे वो विक्टिम और ईविल स्पिरिट एक हो जाएंगी। यहाँ हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि एमिली ऑलरेडी तीसरे स्टेज में पहुँच चुकी थी और अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो शी विल बी कंप्लीटली पजेस्ड। इस ईविल स्पिरिट को रोकने का एक ही तरीका है कि क्लाइड को इस ईविल स्पिरिट का नाम लेते हुए उसे कमांड करना होगा कि वो बॉक्स के अंदर वापस जाए और स्पिरिट के अंदर जाते ही इस बॉक्स को वापस से लॉक करना होगा। लेकिन दोस्तों क्लाइड को इस ईविल स्पिरिट का नाम ही नहीं पता था। क्लाइड रेबे शपीर को उनकी मदद करने बोलते हैं, लेकिन वो किसी भी तरह का एग्जॉर्सिज्म करने से मना कर देते हैं बिकॉज इट वॉज इलीगल नाउ टू परफॉर्म सच रिचुअल। उदास होकर क्लाइड वहाँ से वापस जाने लगते हैं जब सडैक शपीर उनके पीछे आता है और वो क्लाइड की मदद करने के लिए राज़ी हो जाता है। दूसरी तरफ हम एमिली को देखते हैं जो कि काइंड ऑफ पजेस्ड हो रही थी और वो एक जानवर की तरफ फ्रिज से मीट खा रही होती है और इस दृश्य को देखकर स्टेफनी बहुत ज़्यादा डर जाती है। एमिली बार बार बोलती है कि आई एम नॉट हियर और वो कई कांच के बर्तन को अपनी माँ स्टेफनी की तरफ फेंकती है। एमिली स्टेफनी पे हमला भी करने वाली होती है, लेकिन वो किसी तरह खुद को काबू में लाकर अपने आप को रोकती है बिकॉज शी वॉज स्टिल नॉट टोटली पोजेस्ड। मीनवाइल स्टेफनी का न्यू बॉयफ्रेंड डिसाइड करता है कि वो अगले दिन एमिली को किसी साइकियाट्रिस्ट से दिखवाएगा। तो नेक्स्ट डे स्टेफनी का बॉयफ्रेंड कार बाहर निकाल रहा होता है, तभी एमिली उसकी तरफ अजीब से लुक में देखती है। वहाँ जोड़ों की हवा चलने लगती है और स्टेफनी का बॉयफ्रेंड के मुंह से अपने आप ही खून निकलने लगता है। उसकी सारी दांतें टूटकर बाहर आ जाती है, जिससे वो लहूलुहान होकर वहाँ से भाग जाता है। इस दृश्य को देखकर स्टेफनी और हैना बाहर आते हैं और वो देखते हैं कि एमिली के मुंह के अंदर से वापस एक कीट निकलती है। दूसरी तरफ सडैक शपीर इस डिबुक बॉक्स की छानबीन करते हैं जहां उसे बॉक्स के अंदर एक मिरर दिखता है। इस मिरर को तोड़ते ही पीछे इस इविल का नाम इनग्रेव्ड था और इस इविल स्पिरिट का नाम था अबिजू। इधर स्टेफनी एमिली की MRI स्कैन एक हॉस्पिटल में कराती है और स्कैन के दौरान उसे एमिली के शरीर के अंदर एक अजीब सी शैतानी आकृति दिखती है। इस हॉस्पिटल में क्लाइड भी सडैक शपीर के साथ पहुंचते हैं और वो लोग डिसाइड करते हैं कि एमिली की एग्जॉर्सिज्म हॉस्पिटल के अंदर ही करनी होगी। तो क्लाइड, स्टेफनी, हैना और सडैक शपीर एमिली को हॉस्पिटल के फिजिकल थेरेपी रूम में ले जाते हैं और यहाँ पे शुरू होती है एग्जॉर्सिज्म ऑफ एमिली। इस परिवार के सभी लोग कुछ न कुछ इस बॉक्स के अंदर डालते हैं विच वॉज वेरी डियर टू देम, लाइक वॉच, हेयर, फैमिली फोटोग्राफ और वेडिंग रिंग। रिचुअल शुरू होते ही एमिली एकदम से डिमोनिक रूप में आकर सब पे हमला करने लगती है और क्लाइड बार बार स्पिरिट से बोलते हैं कि वो एमिली को छोड़ दे और बदले में उन्हें अपना शिकार बनाए। एमिली भागकर मुर्दा घर में छुप जाती है और क्लाइड उसके पीछे पीछे वहाँ जाते हैं। एमिली क्लाइड पे हमला करती है, लेकिन क्लाइड किसी तरह से बच निकलते हैं, बट इस प्रोसेस के दौरान ये ईविल एंटिटी एमिली के शरीर से निकलकर क्लाइड के शरीर को अपना लेती है। क्लाइड एमिली को लेकर वापस आते हैं और सभी को लगता है कि ये ईविल स्पिरिट भाग गई है, लेकिन सडैक शपीर समझ जाता है कि इस ईविल एंटिटी ने किसी और शरीर को अपना लिया है। सडैक जोर जोर से अबिजू का नाम चिल्लाते हुए उसे डिबुक बॉक्स के अंदर आने का आदेश देता है। इसके बाद हम व्यूअर्स क्लाइड के हाव भाव को बदलते देखते हैं और फिर उनके मुंह के अंदर से एक अजीब सी ईविल एंटिटी को बाहर निकलते देखते हैं जो कि अबिजू थी। अबिजू इस बॉक्स के अंदर खींची चली जाती है और उसकी शैतानी आत्मा एक बार फिर से इस डिबुक बॉक्स के अंदर कैद हो जाती है। सब कुछ ठीक हो चुका था और ये परिवार वापस से एक दूसरे के साथ मिल चुकी थी। तो नेक्स्ट डे हम सडैक शपीर को देखते हैं जो इस डिबुक बॉक्स को ब्रुकलिन ले जा रहा था और रास्ते में उसकी कार की एक ट्रक से टक्कर हो जाती है। इस एक्सीडेंट में शायद सडैक शपीर की मौत हो जाती है और हम व्यूअर्स इस डिबुक बॉक्स को रोड पे पड़ा देखते हैं। इट मीन्स अब कोई और इस बॉक्स को उठाएगा और अबिजू उसे अपना शिकार बनाएगी। मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द पोजेशन मूवी की फुल स्टोरी और अब मैं आपको इस फिल्म से जुड़ी सच्ची घटनाओं के बारे में कुछ बातें बताऊंगा। ये बातें कितनी सच है इसका प्रूफ तो किसी के पास नहीं है, लेकिन मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ उसे मैंने डिफरेंट वेबसाइट से एकत्रित किया है। तो दोस्तों ये कहानी है मिड 2000s की, जब केविन मैनिस नाम के इंसान ने एक बॉक्स खरीदा था किसी 103 ईयर्स होलोकास्ट सर्वाइवर के ओल्ड स्टेट से। ये 103 साल की बूढ़ी औरत हमेशा अपने ग्रैंड डॉटर को ये बॉक्स खोलने से मना किया करती थी। तो जैसे ही मैनिस ने इस बॉक्स को खरीदा, उसे अपने एक एम्प्लॉय का कॉल आया कि उसके फर्नीचर के दुकान में कोई तोड़ फोड़ मचा रहा है।
जब तक मैनिस अपने दुकान तक पहुंचते उनका एम्प्लॉय वहां से भाग चुका था और दुकान के फर्नीचर्स और शीशे टूटे पड़े थे। मैनिस का एम्प्लॉय कभी वापस ही नहीं आया और इस घटना के बाद मैनिस ने अपनी माँ को ये बॉक्स एज ए गिफ्ट दिया। बॉक्स के मिलने के कुछ ही मिनटों बाद मैनिस की माँ को एक स्ट्रोक आया जिससे उनके बोलने की क्षमता टेम्पररी चली गई। इसके बाद मैनिस ने अपने कई परिवार वालों यहाँ तक कि अपने दोस्तों को भी ये बॉक्स देने की कोशिश करी, लेकिन वो सभी इस बॉक्स को कुछ ही दिन में वापस कर देते थे। जो भी ये बॉक्स लेता था उसके साथ कुछ न कुछ बुरा जरूर होता था और सभी लोग अब मान रहे थे कि ये बॉक्स किसी तरह से कर्स्ड है। किसी के घर का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता था तो किसी के घर में जैस्मीन प्लस कैट यूरिन की बदबू आने लगती थी। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मैनिस ने इस बॉक्स को तोड़ क्यों नहीं दिया, तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी कर्स्ड चीज़ को तोड़ा नहीं जाता है, क्योंकि ऐसा करने से उस चीज़ से एसोसिएटेड ईविल फ्री होकर किसी लिविंग बीइंग को पजेस करने की कोशिश करने लगता है। तो दोस्तों मैनिस को अब कुछ डरावने सपने आने लगे थे और सरप्राइजिंगली उसके फैमिली मेम्बर्स को भी सेम तरह की डरावने सपने आ रहे थे। फ्राइडे 13 को मैनिस के घर में रखे एक्वेरियम की 10 मछलियां एक साथ मृत पाई गई। अब पानी सर से ऊपर जा चुका था और मैनिस ने इस बॉक्स को $140 में ईबे पे एक स्टूडेंट को बेच डाला। स्टूडेंट का नाम था नेड्स्की और नेड्स्की का कहना था कि इस बॉक्स को लेते ही उसके और उसके रूममेट्स के ऊपर एक बैड लक सा आ गया। दे सफर्ड फ्रॉम ब्रोकन फिंगर, ब्रोंकाइटिस, इंसोम्निया और इतना ही नहीं, उनके घर में अब मृत चूहे और इंसेक्ट्स मिलने लगे थे। उनकी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणें खराब होने लगी थी और नेड्स्की की तो महज 20 साल की उम्र में बाल तक झड़ने लगी। करंटली ये बॉक्स जेसन हैक्सटन नामक इंसान के पास है, जो कि एक यूनिवर्सिटी म्यूजियम क्यूरेटर है इन द स्टिल कॉलेज ऑफ ओस्टियोपैथिक मेडिसिन म्यूजियम इन कर्क्सविले। उन्हें भी इस बॉक्स के साथ कुछ असाधारण घटनाएं झेलने को मिली है, लेकिन वो इस बॉक्स को एक हिस्ट्री लवर होने के नाते अपने पास रखे हैं। इस बॉक्स के ऊपर हिब्रू लैंग्वेज में कई इंग्रेविंग्स है और हैक्सटन ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि डिबुक बॉक्स में ऐसे स्पिरिट्स होती हैं जिनका जिंदगी में कोई मकसद पूरा नहीं होता है और वो स्पिरिट्स इस बॉक्स के जरिए अपना मकसद पूरा करती है। हैक्सटन ये भी बताते हैं कि एक डिबुक बॉक्स नेसेसरली बुरा नहीं होता है, बल्कि ये आपकी अंदर की इनर फीलिंग्स को बाहर लाता है, which can be good or bad depending on what kind of person you are। हैक्सटन इस इंटरव्यू में बोलते हैं कि जब उनका देहांत होगा तो उनके साथ इस बॉक्स को भी बड़ी कर दिया जाना चाहिए ताकि ये कर्स किसी और के पास ना हो। तो दोस्तों मूवी की पहली सीन में हमें एक बहुत ही डिसफिगर्ड बॉडी दिखती है और एक न्यूज़ एंकर द्वारा हमें पता चलता है कि टेक्सास में ग्रेव रॉबिंग की केसेस अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन ये सिंपल ग्रेव रॉबिंग के केसेस नहीं थे, क्योंकि ये ग्रेव रॉबर्स मुर्दों के बॉडी पार्ट्स में इंटरेस्ट दिखा रहे थे। ये देखकर दफनाए गए लोगों के रिलेटिव्स डर के कारण टेक्सास में आकर अपने मरे फ्रेंड्स या रिलेटिव्स की खबर लेने आ रहे थे। इन्हीं लोगों में से 5 दोस्त सैली, फ्रैंकलिन, कर्क, पैम और जेरी थे। पहले सीन में हमारा परिचय होता है फ्रैंकलिन के साथ। फ्रैंकलिन पैराप्लेजिक था, यानी वो अपने वेस्ट से नीचे कुछ भी फील नहीं कर सकता था और वो सैली का भाई था। वो लोग एक वैन में होते हैं जहां पैम एक एस्ट्रोलॉजी की बुक पढ़ रही होती है और वो बोलती है कि प्लैनेट्स अपना दिशा चेंज कर रहे हैं और एक इन्फीरियर पोजीशन में जा रहे हैं, जो कि उनके लिए अच्छा नहीं है और उनके साथ शायद कुछ बुरा हो सकता है। लेकिन उसकी बातों पे उसके दोस्त हंसने लगते हैं और ये बात मजाक में उड़ा देते हैं। हम देखते हैं कि ये 5 लोग वहाँ सैली और फ्रैंकलिन के ग्रैंडफादर के ग्रेव को चेक करने आए थे। वो जल्दी ही एक ग्रेवयार्ड में पहुंच जाते हैं जहां सैली अपने ग्रैंडफादर के बारे में किसी से पूछ रही थी, जो उसको शेरिफ से पूछने बोलता है। उसी सीन में हमें पता चलता है कि सैली और फ्रैंकलिन के ग्रैंडफादर का कब्र सही सलामत था। तो वो लोग वहां से निकलते हैं और उनका वैन जल्द ही एक स्लॉटर हाउस क्रॉस करता है, जिसे देखकर फ्रैंकलिन को अपने अंकल की याद आती है। फ्रैंकलिन के अंकल उसी स्लॉटर हाउस में काम किया करते थे और फ्रैंकलिन बताता है कि वो अपने अंकल के साथ कई बार वहाँ बचपन में गया था। वो अपने दोस्तों को एक्सप्लेन कर रहा था कि उन दिनों आखिर कैसे लोग कैटल्स को मारा करते थे। इसी दौरान जेरी को रास्ते में एक हिच हाइकर यानी सहयात्री मिलता है और ये लोग उसे अपने वैन में जगह देते हैं। हिच हाइकर को देखने से ही पता चलता है कि उसमें कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। वो देखने में पूरा सनकी लग रहा था और ये बात सभी लोग नोटिस कर रहे थे।
बातचीत के दौरान हमें पता चलता है कि हिचहाइकर का भाई भी स्लॉटर हाउस में काम करता था। बात करते करते फ्रैंकलिन एक छोटी नाइफ निकालता है जिससे वो खेल रहा था और अचानक वो हिचहाइकर उस नाइफ को फ्रैंकलिन से छीन लेता है। फिर वो अपने हथेली में उसी नाइफ से कट मारता है जिससे उसके हाथ से काफ़ी खून निकलती है। यह देखकर सभी लोग काफ़ी घबरा जाते हैं और वो लोग उसे नाइफ लौटाने बोलते हैं। तो नाइफ लौटाने के बाद हिचहाइकर फ्रैंकलिन को कुछ स्लॉटर हाउस में लिए पोलराइड पिक्चर्स दिखाता है और फिर अचानक से वो कैमरा निकालकर फ्रैंकलिन की फ़ोटो लेने लगता है। नॉट ओनली दैट, वो फ्रैंकलिन को उसी की तस्वीर $2 में बेचने की कोशिश भी करता है। फ्रैंकलिन तस्वीर खरीदने से एकदम मना करता है और ये सुनकर हिचहाइकर गुस्सा हो जाता है, जिसके परिणाम अनुसार वो पिक्चर को आग लगाकर जला डालता है। यह देखकर सभी लोग हिचहाइकर के ऊपर चिल्लाना शुरू कर देते हैं और इसी भाग दौड़ में हिचहाइकर अपने रेजर से फ्रैंकलिन के हाथ में कट मारता है। अब पानी सर से ऊपर जा चुका था और ये 5 लोग हिचहाइकर को गाड़ी से धक्के मारकर उतार देते हैं। गाड़ी से उतरने के बाद भी ये हिचहाइकर गाड़ी के पीछे दौड़ता है और वो अजीब अजीब से इशारे कर रहा था। तो इसके बाद ये 5 लोग एक गैस स्टेशन में पहुंच जाते हैं जहां उनकी मुलाकात इस गैस स्टेशन के ओनर से होती है। ओनर बताता है कि अभी उसके पास फ्यूल नहीं है और फ्यूल टैंक कराने में अभी थोड़ा वक्त है। ये सुनकर 5 निराश हो जाते हैं, लेकिन तभी फ्रैंकलिन को अपने पुराने घर की याद आती है और वो वहाँ की डायरेक्शंस इस गैस स्टेशन ओनर से पूछता है। इस सीन में हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि गैस स्टेशन ओनर इन लोगों के उस घर की तरफ जाने से खुश नहीं था। इनफैक्ट वो इन्हें अपने गैस स्टेशन पे रोकने की कोशिश भी कर रहा था। एनीवेज, ये 5 लोग फ्रैंकलिन के ग्रैंड पेरेंट्स के घर पहुंच जाते हैं जहां इन्हें अपने कार पे खून से बना एक अजीब सा सिंबल दिखता है। ये सिंबल भी शायद उसी हिचहाइकर ने अपने खून से ही बनाया था एंड फ्रैंकलिन वॉज रियली स्केर्ड कि कहीं वो हिचहाइकर इनका पीछा करते हुए यहाँ तक नहीं पहुँच जाए। तो नेक्स्ट सीन में हम इन 5 को घर एक्सप्लोर करते देखते हैं जहाँ पैम और कर्क पास के पूल की तरफ नहाने के लिए जाते हैं। पूल की तरफ जाने के रास्ते में पैम और कर्क को एक जनरेटर की आवाज़ आती है। वो सोचते हैं कि शायद उन्हें इस जगह पे अपने वैन के लिए कुछ फ्यूल मिल जाए और इसीलिए ये दोनों पास वाले घर की तरफ जाते हैं। अब दोस्तों, इस घर का मुख्य द्वार खुला था और कर्क इस घर के ओनर की तलाश में अंदर जाता है एंड पैम वॉज वेटिंग आउटसाइड। अंदर से अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी और अचानक वहाँ एक विशालकाय मास्क्ड मैन आता है जो कि कर्क के सर पे स्लेज हैमर से कई वार करके उसे जान से मार डालता है। कर्क के काफी देर तक ना लौटने पे पैम उसे ढूंढते हुए उसी घर के अंदर जाती है जहां उसे एक अजीब सा कमरा मिलता है। इस कमरे में ढेर सारी हड्डियां थी जिनमें कुछ हड्डियां तो इंसानों की लग रही थी। यह देखकर पैम बहुत घबरा जाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसको भी वहां वो मास्क पहना हुआ आदमी पकड़ लेता है एंड वो पैम को एक फिश हुक में लटका देता है। हम व्यूअर्स वहाँ कर्क की डेड बॉडी को देखते हैं और ये मास्क्ड मैन एक चेन सॉ की मदद से इस डेड बॉडी के कई टुकड़े कर रहा था। इस मास्क्ड मैन का नाम था लेदरफेस। दूसरी तरफ हम सैली, फ्रैंकलिन और जेरी को आपस में बात करते देखते हैं एंड दे वर वेटिंग फॉर पैम एंड कर्क। फाइनली जेरी उन दोनों को ढूंढते हुए उसी जनरेटर वाले घर तक पहुंचता है जहां लेदरफेस रहता था। जेरी को वहां कर्क की जैकेट दिखती है जिसके कारण वो इस घर के अंदर जाकर यहाँ की छानबीन करने लगता है। जेरी को वहां एक फ्रीजर दिखती है जिसके अंदर पैम का मृत शरीर था और तभी वहां लेदरफेस वापस आता है जो कि जेरी को एक चेन सॉ से मार गिराता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फ्रैंकलिन और सैली बेचैन थे क्योंकि उनके दोस्त का कोई अता पता नहीं था और हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि अब रात भी हो चली थी। सैली चाहती थी कि वो अपने खोए हुए दोस्तों को ढूंढे, लेकिन फ्रैंकलिन को वहीं वेट करना था। फाइनली सैली के जिद पे फ्रैंकलिन मान जाता है और वो दोनों अपने दोस्तों को ढूंढने निकलते हैं। ढूंढते ढूंढते वो लोग भी लेदरफेस के घर के नज़दीक पहुंच जाते हैं और अचानक से फ्रैंकलिन को कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। ये आवाज़ उसी चेन सॉ की थी जो हमने लेदरफेस के हाथ में देखा था। जी हाँ दोस्तों, लेदरफेस वहीं पे था और ठीक अगले क्षण वो चेन सॉ से फ्रैंकलिन को मार डालता है। यह देखकर सैली जोर जोर से चिल्लाती है और वहाँ से भागने लगती है। लेदरफेस भी उसके पीछे पीछे भागता है और ये एक काफ़ी लंबा चेस सीन था। भागते भागते सैली उसी गैस स्टेशन पे पहुंच जाती है जहां सुबह इन 5 दोस्तों ने अपने वैन को गैस लेने के लिए रोका था। वहां पे गैस स्टेशन का ओनर सैली को अंदर बुला के बिठाता है। सैली पूरी तरह से शॉक में थी और वो बार बार पुलिस को फ़ोन करने की सलाह दे रही थी बिकॉज शी वॉज रियली स्केर्ड कि लेदरफेस उसे भी मार डालेगा। ओनर बोलता है कि उसके पास फ़ोन नहीं है और उनको गाड़ी से ही पुलिस स्टेशन जाना होगा। ये कहकर गैस स्टेशन ओनर सैली को वहाँ वेट करने के लिए बोलता है और
वो खुद एक गाड़ी लाने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन दोस्तों जब ये ओनर गाड़ी लेकर वापस आता है तो उसके हाथ में एक रस्सी होता है। इतना ही नहीं, इस ओनर के व्यवहार में भी काफ़ी परिवर्तन आ गया था और इन चीज़ों को देखकर सैली काफ़ी कंफ्यूज हो जाती है। गैस स्टेशन ओनर सैली पे हमला कर देता है और उस सीन के दौरान हम व्यूअर्स को पता लगता है कि वो भी लेदर फेस के साथ मिला हुआ था। ओनर सैली का हाथ बांध देता है और वो उसके सर को एक बैग से कवर कर देता है ताकि वो सैली को अपने गाड़ी में बिठाकर वापस लेदर फेस के घर ले जा सके। ओनर बहुत ही अजीब बिहेव कर रहा था, जैसे पूरे रास्ते सैली को एक रॉड से पीटना, अजीब अजीब सी बातें करना इत्यादि। तभी हम व्यूअर्स उसकी गाड़ी के सामने एक अनजान शख्स को देखते हैं। ये अनजान इंसान और कोई नहीं बल्कि वही हिच हाइकर था जिसे हमने मूवी के शुरुआती सीन्स में देखा था। हिच हाइकर को देखकर ओनर गाड़ी रोक देता है और वो गाड़ी से निकलकर हिच हाइकर को मारने लगता है। हिच हाइकर असलियत में लेदर फेस का ही भाई था और वो लेदर फेस ही था जिसके बारे में हिच हाइकर फिल्म की शुरुआत में बता रहा था, सेइंग हिज ब्रदर वर्कड इन अ स्लॉटर हाउस। ओनर हिच हाइकर के ऊपर इसलिए गुस्सा कर रहा था क्योंकि वो ग्रेवयार्ड के बहुत करीब पहुंच गया था और इसी सीन से हमें यह भी पता चलता है कि फिल्म के स्टार्टिंग में जो ग्रेव रॉबर्स के बारे में न्यूज़ बताया जा रहा था वो रॉबर्स यही लोग थे। ओनर हिच हाइकर और सैली के साथ उसी घर में पहुंच जाता है जहां सैली के बाकी दोस्त की हत्या हुई थी। घर पहुंचने के बाद ओनर लेदर फेस को भी मारना शुरू कर देता है क्योंकि उसने सैली को वहां से भागने का मौका दिया था। मीनवाइल हिच हाइकर सैली को अंदर ले आता है और उसे एक चेयर से बांध देता है। वो सैली के सर में लगा कपड़ा उतार देता है और दोनों पागल भाई मिलकर सैली को डराने की कोशिश करते हैं। तभी गैस स्टेशन का ओनर आ जाता है और वो उन्हें ये सब बंद करने के लिए बोलता है और वो किसी ग्रैंडफादर को नीचे लाने को बोलता है। हिच हाइकर लेदर फेस की हेल्प लेकर ग्रैंडफादर को नीचे ले आता है और हम व्यूअर्स देखते हैं कि ग्रैंडफादर का शरीर एक मुर्दे की तरह था एंड ही वॉज लुकिंग डेड। वो लोग ग्रैंडफादर को लाकर सैली के सामने बिठा देते हैं और ये देखकर सैली बहुत ज़्यादा चिल्लाती है। इसी दौरान लेदर फेस सैली के हाथ खोलकर उसकी एक उंगली में चाकू से छोटा कट मारता है जिससे सैली की उंगलियों से खून निकलने लगता है। लेदर फेस सैली की लहूलुहान उंगली अपने ग्रैंडफादर के मुंह के सामने ले जाता है और सरप्राइजिंगली ग्रैंडफादर उसकी उंगली से निकल रहे खून को चूस के पीने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, ग्रैंडफादर जिंदा थे लेकिन वो बहुत ही बूढ़े हो चुके थे। ये सब भयावह दृश्य देखकर सैली एकदम से बेहोश हो जाती है। जब सैली को होश वापस आती है तो वो एक डाइनिंग टेबल के सामने बैठी हुई होती है अलॉन्ग विथ हिच हाइकर, गैस स्टेशन ओनर, ग्रैंडफादर और लेदर फेस। वो फिर से जोर जोर से चिल्लाने लगती है और ये सुनकर हिच हाइकर और लेदर फेस उसे मॉक करने के लिए चिल्लाने लगते हैं। सैली बार बार प्लीड करती है कि वो लोग उसे जाने दे, लेकिन ओनर ऑर्डर करता है कि हिच हाइकर सैली को जान से मार डाले। हिच हाइकर ओनर से बोलता है कि सैली को मारने का मजा ग्रैंडफादर को लेने दिया जाए और इस बात से सभी लोग सहमत थे। लेदर फेस एक हथौड़ा लाता है और बाकी लोग सैली को उठाकर ग्रैंडफादर के सामने बिठा देते हैं। लेदर फेस हथौड़ा ग्रैंडफादर के हाथ में थमा देता है और वो सब ग्रैंडफादर को सैली को मारने के लिए उकसाते हैं, लेकिन ग्रैंडफादर बहुत वीक होने के कारण हथौड़ा गिरा दे रहे थे और लेदर फेस बार बार हथौड़ा उठाकर उनके हाथ में दे देता था। इसी दौरान सैली को एक मौका मिलता है और वो हिच हाइकर को धक्का देके वहां से भागती है। हिच हाइकर और लेदर फेस उसका पीछा करते हैं और काफी चोट लगने की वजह से सैली ज्यादा तेज नहीं भाग पा रही थी। हिच हाइकर उसे पकड़ने वाला ही होता है कि तभी एक अनजान ट्रक वहां आके हिच हाइकर को कुचल देती है। ट्रक ड्राइवर गाड़ी रोकता है और वो सैली को देखकर उसे ट्रक के अंदर बैठने को बोलता है, लेकिन वो लोग अभी निकल नहीं पाते हैं क्योंकि बाय नाउ लेदर फेस उस ट्रक तक एक चेन सॉ लिए पहुंच चुका था। यह देखकर ट्रक ड्राइवर और सैली दोनों ट्रक से नीचे कूदकर भागने लगते हैं। ट्रक ड्राइवर अपने ट्रक से एक रेंच उठा लेता है और लेदर फेस के पास आते ही वो उसके सर पर रेंच फेंक कर वार कर देता है। इस हमले से लेदर फेस नीचे गिर जाता है और हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि वो अपने खुद के चेन सॉ को अपने पैर पे गिरा लेता है जिससे उसके पैर पे थोड़ी कट आती है। लेदर फेस फिर से उठ जाता है और वो सैली को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगता है। तभी अचानक इस सीन में एक लगेज कार आती है और कार का ड्राइवर सैली को इस हाल में देखकर अपनी कार स्लो करता है। सैली फौरन इस कार के पीछे वाले लगेज कार्ट में बैठ जाती है और वो कार वाला सैली को लेदर फेस से बचाते हुए तुरंत ही कार को भगा लेता है। फिल्म की लास्ट सीन में हम लेदर फेस को फ्रस्ट्रेट होकर अपने चेन सॉ को हवा में इधर उधर चलाते देखते हैं।